व्यूअर्स, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट में मेरे साथ यकीनन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया, सुमित पीर जी। सुमित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फायर भाई, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। बहुत शुक्रिया। अच्छा सुमित भाई, एक तो ये बताइएगा, मैं ये स्टोरी मैंने रात को पढ़ी थी पाकिस्तान में, और गालिबन अभी एक ही दिन इसको शायद हुआ है इंडिया में भी, कि इंडियन कंपनी और एयरबस मिल के, यानी टाटा और एयरबस मिल के कोई मिलिट्री जहाज बनाने का उन्होंने गुजरात में गालिबन आगाज किया है, और ये पहला जहाज है जो फुली इंडिया में बनाया जाएगा। इससे पहले शायद आप लोगों के इंडियन एरोनॉटिक्स जो है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है, अपने वो जहाज बनाते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये शायद पहली कोशिश होगी कि इंडिया इसको बना रहा है। और ये भी गालिबन नरेंद्र मोदी जी का जो मुझे पता चला है प्रोजेक्ट है। तो थोड़ा सा आपका चाहूंगा इसके ऊपर टेक चाहूंगा कि है असल कहानी है क्या? जी देखिए फायर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अब अगर आप देखें, अभी ये जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम्स, टाटा ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर बनेगा। जी पहली बात तो ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाजों का मार्केट देखिए, इसमें दो बड़े प्लेयर है, एक है एयरबस, एक है बोइंग, बाकी इधर उधर एक दो छोटे प्लेयर आते हैं। जी कुल 3 से 5 कंट्रियां हैं जो आज मिड साइज्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्टर बना सकती है। इसमें भी लॉयन शेयर 80-90% इन दो कंपनियों के पास है। एक अमेरिकन और ईएडीएस जो है यूरोपियन, वो तो 2-3 कंट्रियों मिलकर ईएडीएस की मालिक होती है, राइट। जी यूरोपियन एयर एंड डिफेंस सिस्टम्स डिफरेंट। बाय द वे, ईएडीएस में कई बार जा चुका हूँ, टुलूज में इनका ऑफिस है फ्रांस में, और जी हम इनके साथ कुछ डीलिंग होती थी। जब मैं सिंगापुर रहता था तो मैं इनके पास कहीं बार गया हूँ, और इनफैक्ट टू एंटर द प्रेमिसेस फखर भाई, यू हैव टू बी क्लियर्ड बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस, तब तक आप प्रेमिसेस के अंदर भी नहीं हो सकते। ओ ये आर्यन स्पेस है, ये जो सैटेलाइट बनता है, ये जो जहाज बनता है, सब वहीं बनता है, टुलूज में बनता है फ्रांस में। जी और जी टुलूज को पिंक सिटी भी कहते हैं। ओके तो खैर उसमें वो अलग मसला है, अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। जी जी देखिए अभी क्या हुआ कि अभी हमने करीब 56 जहाजों को ऑर्डर दिया था। जी $3 बिलियन के आसपास की ये डील है। अब 56 जहाजों में से हुआ क्या कि 16 जहाज स्पेन से बढ़ के एज इट इज आएंगे ईएडीएस को आगे। हम्म, एयरबस यानी कि एडीएस, बोइंग यानी कि अमेरिकन, ये फ्रेंच है या जो यूरोपियन है वो अमेरिकन है, मोटा मोटा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब जो 40 जहाज थे, अब 40 जहाजों में कंडीशन क्या थी कि वो भारत में बनेंगे, और बनेंगे भी कैसे? कोई 40%, 30%, 20% कंपोनेंट नहीं, कोई ऑफसेट नहीं। हमारे यहाँ ऑफसेट होता है, अगर आप एक अमाउंट से ज्यादा डील करते तो आपको 30% उसके कंपोनेंट सेल्स और सर्विस इंडिया से ही लेने पड़ती है, ऑफसेट वाली भी बात नहीं। यहाँ सीधा सीधा रोल ये है कि एक एल्युमिनियम का बड़ा, मतलब मान लीजिए बंडल जाएगा और वहां से जहाज निकल के आएगा, इस लेवल की बात कर रहे हैं हम। वैल्यू एडिशन की बात नहीं करें, असेंबली की बात नहीं करें, कोई छोटी मोटी चीज नहीं करें, इसमें लाखों कंपोनेंट होते हैं, 10 लाख से ज्यादा कंपोनेंट है। अब ये जो जहाज है, बाकी 40 जहाज इंडिया में ही बनेंगे। अब ये जो एयरबस है, एयरबस विल लाइसेंस टाटा एडवांस सिस्टम्स टू डू इट अंडर अ लाइसेंस। बट फखर भाई, मजे की बात ये कारखाना इन 40 जहाजों के बाद बंद होगा नहीं, पहली बात। तो उसके बाद ये दोनों देखेंगे कि क्या हम कोई एडवांस, कोई और मार्केट या कुछ और ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की और रिक्वायरमेंट है। तो जी 10-20 साल का तो काम इनके पास यही है। बाकी ये साउथ एशिया में, इधर उधर अफ्रीका में मार्केट भी ढूंढ रहे हैं, ठीक सर, है। ये 295 सी गालिबन ट्रांसपोर्ट तैयारा है, जिस तरह C-130 का बड़ा हाँ मशहूर हाँ जहाज हाँ, है ये अमेरिका का, टेस्ला। और हिंदुस्तान भी यूज करता है, पाकिस्तान में की पूरी दुनिया में यूज हो रहा होता है। तो ये मेक इन इंडिया की तरफ एक और स्टेप हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसका गालिबन इफ्तिताह आज हुआ है, इफ आई एम जी नॉट रॉन्ग। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये जो अब बनेगा, तो मैं अपनी पुरानी बात कर लूं, तो ये यहाँ से जी उसके बाद एक्सपोर्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि ऑर्डर खत्म, काम खत्म, फिर एक्सपोर्ट ओके भी होगा। टाटा ने ये कहा है कि देखो हमारे पास 5-1 साल में इतनी टेक्नोलॉजी आएगी कि ये वाला C-295 तो लाइसेंस्ड है। अगर हम इसके आसपास से ऊपर नीचे का एक वर्जन बनाए, या ऊपर ऊपर में हायर हायर कैटेगरी का, लोअर कैटेगरी का, जी टाटा विल बी अ ग्लोबल एविएशन प्लेयर। और इससे क्या होगा, पहली भारत की कंपनी ग्लोबल एविएशन मार्केट में आएगी। और हम्म, देखिए एविएशन हब अभी बेंगलुरु और हैदराबाद में है। बात हो रही थी यूपी और गुजरात में। जी यूपी और गुजरात वर्ल्ड के एविएशन मैप में आएगा, क्योंकि अभी कारखाना गुजरात में खुल रहा है, ये तो पक्की बात हुई, यूपी में नहीं खुल रहा है। जी और गुजरात में मोदी है जी ने बिल्कुल। आज इसका इनॉग्रेशन भी कर लिया। तो कहने की बात ये फखर भाई कि एक तो जो माल है, 70% माल अब इंडिया में ही बनेगा, 70% जॉब्स यहाँ आएगी, 25 एक हजार जॉब्स ये क्रिएट करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स। उसके बाद टाटा कैन बिकम इंटरनेशनल प्लेयर, एंड गुजरात विल कम इन द वर्ल्ड एविएशन मैप।
तो इसके जो आप देख रहे हैं बहुत सारे फायदे हैं, और आप 3 से 5 कंट्रियों के क्लब में घुस जाओगे जिसके पास मिड रेंज, ये मिड रेंज जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सलाहियत है, क्योंकि अगेन मेजर शेयर इज बिटवीन बोइंग एंड एयरबस ओनली। अब मिड रेंज की बात करें, करीब 7 से 10 टन तो ये कार्गो ले सकता है, लोड ले सकता है। 70 ऑर्डिनरी ट्रूप्स को ले सकता है, 50 से 55 पैराट्रूपर्स को ले सकता है। इसको चढ़ने के लिए केवल 700 मीटर की रनवे चाहिए और उतरने के लिए 350 मीटर की रनवे चाहिए। ये ऑलमोस्ट फाइटर प्लेन जैसी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, पर रनवे वनवे के काफी कम है, किसी भी ऑल्टीट्यूड पे लैंड कर लेता है। कच्ची पक्की रनवे हो, मोटा मोटा कहे तो वेरी फॉर्मल रनवे, उस पर लैंड कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। हमारे पास एक एवीआरओ फ्लीट है जो हमने शायद बोइंग से ली थी, उसमें रोल्स रॉयस वगैरह की इंजन है, 60-70 के दशक में ली थी। ये आउटडेटेड हो रही है, ओल्ड हो रही है, उसको रिप्लेस करने की बात है। तो अपॉर्चुनिटी उस फ्लीट को रिप्लेस करना, कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट, फिर एक्सपोर्ट करना। और टाटा तब तक इतना सीख गया होगा कि अपने आसपास टाटा भी एक अपना वेरिएंट, नॉट C295, मैं क्लियर कर लूं, अंडर लाइसेंस है, नॉट C295, बट अपना एक वेरिएंट भी इंडियन आर्मी के लिए, किसी भी और आर्मी के लिए यूज कर सकता है। बाय द वे, अफ्रीका के 60 से 65 कंट्रियों में, जब यहाँ ये खबर गई, अभी डिफेंस एक्सपो में आए थे, हमने आप पे बात की थी, आप और मैंने, जी बिल्कुल, उनका ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट भी है। दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, टू हैव या C95 ना कोई आगे पीछे का वर्जन जो भी होगा एज इनटू देयर डिफेंस बजट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और इसमें पहली बार एक प्राइवेट कंपनी को लाया गया। अब तक आपकी बार सिर्फ HAL आता था, HAL सरकारी कंपनी है, पर कहीं ना कहीं क्या लिमिट होती थी फखर भाई, उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, वो क्या क्या करे। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कामयाब हो गया है, इससे क्या होगा, कल को महिंद्रा है, कल को रिलायंस है, कल को ऐसे बहुत बड़े बड़ी कंपनी इस लाइन में आ सकती है। तो अब हम शुरू कर रहे थे LCH से, LCA पे आ गए, 5G पे आ गए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे आ गए। तो अब ट्रांसपोर्टर में भी जो 3 से 5 कंट्री मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज जो है उसकी इंपॉर्टेंस सुमित जी बहुत ज्यादा है, नो डाउट। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं इस चीज को कि उसकी इंपॉर्टेंस कई ज्यादा है। लेकिन सर ये कहाँ, मतलब कितनी बड़ी चीज है। बेशक अंडर लाइसेंस बन रहा है, लेकिन एयरबस बना रहा है। मेरा नहीं ख्याल, मेरी नॉलेज के मुताबिक, मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, लेकिन शायद बहुत कम कंट्रीज को ये एक्सेस है। फ्रांस दे रहा है सर ये अरेंजमेंट, और इसीलिए मैंने बोला था ना, यहाँ से एल्युमिनियम का रोल निकलेगा, वहां से जहाज बन के निकलेगा। फर्स्ट इन द वर्ल्ड है। हाँ, फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, ऐसा अरेंजमेंट कहीं नहीं है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, C295 का लाइसेंस है, C296 आप बनाओ, TC291 बनाओ, उसका कोई लाइसेंस नहीं है। आप सेम स्पेक यूज नहीं कर सकते, पर टाटा तब इतनी कैपेबिलिटी डेवलप करेगा कि अपनी भी बहुत सी चीजें प्रोड्यूस कर सकता। आपको याद होगा जब टाटा ने नैनो बनाई थी, रतन टाटा जी ने बोला था, यार जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने मुझे फोन करना छोड़ दिया। तो पूछा क्यों कर दिया, कहता तू तो सुसाइड मिशन पे जा रहा, हम तुझे जानते ही नहीं। आज देखिए टाटा गाड़ियों के बादशाह का, गाड़ियों की मार्केट का बादशाह बन गया है। मतलब टाटा जहां भी हाथ डालता है हार्डली कहीं फेल होता है। और ये टाटा से शुरुआत होगी फकर भाई, और जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, धीरे धीरे मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ, इंडिया अब ट्रांसपोर्ट मिड रेंज ट्रांसपोर्टर्स बनाने लग गया इंडिया में। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर इन द फ्यूचर फॉर एक्सपोर्ट। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। जब ये बनाएगा तो अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें भी प्रोड्यूस कर सकता है इंडिया। ये तो नहीं है कि सिर्फ अपने लिए बना देगा और उसके बाद रुक जाएगा। जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज सुमित जी, की इस तरीके से हम पिछले अगर 1-2 महीने की बात कर लें, वॉरशिप कैरियर बनाया गया, बहुत ज्यादा बात हुई उसके, हमने भी, मैंने और आपने बात की। उसके बाद ये 5G, वो 36 रॉकेट जो है लॉन्च किए गए, सैटेलाइट लॉन्च किए गए कि रॉकेट से। इस तरीके से सर ये फेजेस में जब हम लास्ट 2-3 मंथ्स का एनालिसिस करते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो 8 साल से काम कर रहे थे उसका जो यानी फ्रूट है वो अभी जाकर पक कर तैयार हुआ है और वो खाने के लिए आ रहा है मार्केट में। देखिए फगर भाई, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि मैं एग्जैक्टली यही पॉइंट कह रहा था। देखिए, हम LCA से बात करें, LCH की बात करें, हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, हम 5G की बात करें, हम 36 सैटेलाइट्स की बात करें, और आज हम ट्रांसपोर्टर की बात करें, ये 7 चीजें करीब करीब 2 महीने में, 60 दिन में आपको लाइन में दिख जाएगी। और हमने शायद सब पे बात की, मैंने नेशनल टीवी पे सब पे बात की कि आज मैं ट्रैवल कर रहा था तो इस पे बात नहीं हुई, ये अपना अपना ट्रांसपोर्टर पे। बाकी सब विषयों पे मैं बात कर चुका हूँ। तो ये एक 7 चीजें लाइन में आ रही है हमारे पास, और ये सारी जो है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो एफर्ट डाला गया, जो विजन डाला गया, ये उसका नतीजा है आज। जो लोग इसमें मजाक बनाते थे, वो हमारे राहुल गांधी जी, वो शेयर के अंदर चक्री घूम रही है, ये घूम रही है, आज वो शेयर ही गायब है।
आज वो वाला शेयर ही गायब है, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। तो बट ये आप देखिए, आज मैं इसीलिए मैंने आपको ये समझा, ऑफसेट नहीं है। लोग कई बार इसको ऑफसेट में कंफ्यूज करते हैं। एक अमाउंट से ज्यादा डील हो तो आपको 30% चीजें उसकी यहाँ खरीदनी है, प्रोक्योर करनी पड़ेगी, सर्विस कुछ देनी पड़ेगी। बट ये ऑफसेट नहीं है। और फखर भाई, यहाँ से घुसेगा मेटल का रोलर, वहां से बनेगा जहाज। ये कंप्लीट एंड टू एंड प्रोडक्शन है। 10 लाख कंपोनेंट लगते हैं इसमें। 10 लाख कंपोनेंट कोई मजाक बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं इससे क्या होगा, हमने एक और चीज करके दिखाई है आज, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज ओनली प्रो गवर्नमेंट बिजनेस, कि भाई जहाज बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, एचएएल को ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। टाटा में साइकिल आए तो उनमें दे दी। अब देखिए, बाय द वे, जो हमारा पीएम केयर का फंड है, जो पीएम केयर का फंड है, तो उसके पता है ट्रस्टी कौन है? उसके ट्रस्टी रतन टाटा जी है। अब रतन टाटा कहने को पारसी है, मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, 0.01% भी लोग नहीं है, ये 0.01% में भी नहीं आते ये लोग। उसके ट्रस्टी वो है। और इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम किनको दिया गया? अगेन रतन टाटा जी को दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत गलत धारणाएं बनाई जाती है। अब तब पूछ रहे थे लोग कि भाई वो ये अनिल अंबानी को राफेल का ऑफसेट क्यों दिया, आज ये कोई पूछ नहीं है कि ये रतन टाटा को क्यों दिया। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं केवल आपको एक ही हाथ पे डिपेंडेंस नहीं रखनी। मान लें ये मेरा हाथ बहुत मजबूत है, पर मुझे दूसरा हाथ भी चाहिए ना, माना इससे थोड़ा मजबूत हो। हमारे पास बहुत पावरफुल गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट के पीएसयूज है, तो हमें साथ के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करना पड़ेगा। और हमें स्केल चाहिए, अगर हमें बहुत ज्यादा काम बहुत जल्दी समय में करना है। देखिए, आज हम एयरक्राफ्ट कैरियर में, एलसीए में, एलसीएच में, 5G में, सैटेलाइट्स में, लॉन्च में, और अब ये ट्रांसपोर्टर में भी हम आगे निकल गए। और हमारा एमका पे काम तो हो ही रहा है, जो फिफ्थ जनरेशन हमारा प्लेन है एमका, उस पर भी काम हो रहा है। अच्छा, हमने कितने मिसाइलों का टेस्ट कर दिया, नेवी का सारा एमिनेशन हम बनाते हैं। और अभी फखर भाई शायद 10-15 दिन पहले 100 आइटम है और हमने नो इंपोर्ट लिस्ट में डाल दी कि इनको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो टोटल लिस्ट करीब 400 से 600 आइटमों के बीच गई है, और ये लिस्ट जाएगी 1200 आइटम में। आज हम 73 कंट्रीज को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर, 73 कंट्रीज को। एंड विद इन 5 years we are targeting $7 billion, and within 20 years $100 billion। सर ये बात तो बड़ी अहम है, और यकीनन इंडिया को इस पे फख्र होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए इस बात के ऊपर। लेकिन सर, जिन लोगों से आप लोग चीजें खरीदा करते थे, वो उनकी भी बहुत बड़ी एक मार्केट थी। अब लगता ऐसा है कि अब वो इस बात पे मजबूर हुए कि यार अब हमसे ये नहीं लेंगे, और अब जाके वहीं पे वो फैक्ट्री और वो सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी दे दो, बजाय इसके कि इसको खत्म कर लो। क्योंकि चलो अंडर लाइसेंस का कोई ना कोई फायदा तो फ्रांस को, एयरबस को मिलता रहता है, या किसी और कंपनी, अगर कोई इटली का कौन सा मशहूर हेलीकॉप्टर है जो बिल्कुल अगस्टा। तो इस तरह की चीजें अब आगे जाकर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की हेलीकॉप्टर्स का जो मेकिंग है या फिर अंडर लाइसेंस बनना है, वो टाटा के साथ हो, अडानी ग्रुप के साथ हो, या फिर अंबानी ग्रुप के साथ हो, तो आ सकते हैं इन फ्यूचर? हम देख रहे हैं इसको इस साल या नेक्स्ट ईयर में? फखर भाई, बिल्कुल एक बहुत बड़ी पहल और सफल पहल हुई है। वेरी सफल, आई मीन वेरी सफल सीमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन सील्ड। देखिए, एयरबस कोई छोटा नहीं है, एयरबस बहुत बड़ा है। मतलब उनका तो कहीं 100 क्या 1000 एकड़ पे उनका प्लांट होगा। मेरे को तो वहां एंड ही नहीं दिखा उसका कहीं, क्योंकि मैं पर्सनली देखा हूं कई बार, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। एयरबस बादशाह है इस लाइन का, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं। बोइंग और एयरबस ये दो बादशाह है इसके। बेशक, इनफैक्ट सेफ्टी वाइज अगर आप देखें, एयरबस इज रेटेड हायर देन बोइंग। तो एयरबस अगर आज आपके पास आ रही है और ये कर रही है, वैसे आपने देखोगा मैक्रोन साहब को और मोदी जी का बहुत अच्छी दोस्ती भी है, कहीं ना कहीं ये भी चीज आती है। राफेल की भी बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बिल्कुल सर। राफेल भी फ्रांस से आया, ये भी फ्रांस से है। अब देखिए अब क्या होगा। अब अगर आज एयरबस ने कर लिया, मैं आपको आज एक चीज रिटर्न दे सकता हूँ, खाली स्टैम्प पेपर पे साइन करके। बोइंग भी 100% मांगने का। लास्ट टाइम जो F6 जब हम राफेल ले रहे थे, तो पता लॉकहीड मार्टिन ने क्या कहा था? हम टेक्सास से पूरा प्लांट उठा के यहाँ लगाएंगे। हमने कहा F16 तो आउटडेटेड हो गया, तुम तो खुद इसको 3 साल में अपडेट करो, हमें क्या करना है इसका। तो अब अगर ये एयरबस ने किया है, तो अगला होगा बोइंग, उसके अगला होगा लॉकहीड मार्टिन। सब आएंगे फखर भाई, और सबके साथ यही अरेंजमेंट होगा। अब कोई ऑफसेट भी नहीं, ऑफसेट तो ऑलरेडी है। अब ये होगा, यहाँ से मेटल का रोल निकलेगा, वहां से जहाज बन के निकल जाएगा। ये सुमित जी, एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर हम बात कर लें मार्केट की, जब एयरबस यहाँ पे आता है, तो यकीनन अगर वो इतना बड़ा प्लांट उनका फ्रांस में है, तो अगर उसका 10 या 20% भी वो हिंदुस्तान में लगाते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर जो मार्केट कैप्चर करना है, एयरबस या बोइंग दो ही है जो पूरे दुनिया की मार्केट को तकरीबन शेयर करते हैं। बाकी छोटी कंपनीज अवेलेबल है जो
प्राइवेट जेट्स वगैरह या बाकी चीजें बनाती है, होंडा भी है उसमें या बाकी ग्रुप भी है। लेकिन क्या मार्केट के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या बाकी जो डिफेंस के हवाले से कितना एक जिसे कहते हैं कि असर पड़ेगा इस चीज के ऊपर, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर मैं केवल इस कारखाने की बात करूं, इस जी। कारखाने की, सबसे पहले दो चीजें देखनी पड़ेगी। अगर 56 में से 40 जहाज यहाँ बन रहे हैं, तो करीब करीब 70% पैसा तो यही रहा, बाहर नहीं गया, यही यूज हो गया। पहली बात, इस कारखाने से फागर भाई 25,000 से 50,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियां खोलेंगी एक कारखाने से, और ये चलती रहेंगी। और अगर इसमें वेरिएंट बनते रहे, जो बनेंगे आने वाले टाइम में, तो आप मान लीजिए हर वेरिएंट के साथ इतनी और नौकरियां खुलेंगी। जैसे 5G की मैं आपको बात करूं, मैंने आपको बताया था 5G में अराउंड 10 years down the line, 5 to 10 years down the line, we will need 2.2 crore skilled people। ये मैं स्किल जॉब्स की कर रहा हूँ, 25,000 से 50,000 स्किल जॉब्स की बात कर रहा हूँ। और इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट। जितना चाइना नीचे जा रहा है, मार्केट बची इंडिया। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट, और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास यहाँ आ रहा है, मतलब लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में जो लोग आ रहे हैं यहाँ आ रहे हैं। सबसे बड़ा यूथ मार्केट, सबसे बड़ा मिडिल क्लास यहाँ है। अभी मैं इंडिया के पेमेंट्स मार्केट की बात करूं, पेमेंट मार्केट की वैल्यूएशन 2026 में $3 ट्रिलियन होगी, केवल पेमेंट्स मार्केट की वैल्यूएशन, डिजिटल पेमेंट्स मार्केट। हम्म। तो ये जब चीज, और वहां अगर हम बात करें, अगर आप वहां टॉप की 7 कंपनियां उठाए फखर भाई, जो जिसमें मेटा, एप्पल ये सब आता है, लास्ट ईयर एक साल में उनकी $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप उड़ा है। $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप उड़ा। यहाँ एक लेकिन एक एप्पल भी तो आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका है ना। एप्पल तो आप लोगों के पास अब प्रोडक्ट, एप्पल भी तो हाँ, आपके पास आ मैं वो चुका है बात ना। नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वहां $3 ट्रिलियन मार्केट राइट। कैप उड़ा, यहाँ एक सही। डिजिटल पेमेंट्स $3 ट्रिलियन का है। मतलब मैं जबरदस्त। कंपेयर करूँ, सही है, तो सही। हाईएस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट यहाँ है। यहाँ हमें अभी हजारों में, क्या लाखों में जहाज चाहिए होंगे, फिर डाउन द लाइन। एयरपोर्ट हम बढ़ा रहे हैं अपने। एक दिन में हमारा प्रोजेक्शन ये है कि हमारे एयरपोर्ट यूएस के एयरपोर्टों से भी ज्यादा बनेंगे। जो हमारा ऑपरेशन उड़ान है, ये काफी चीजों पे काम हो रहा है फखर भाई। क्या मैं आपको बताऊं, कभी पूरा दिन निकल जाएगा बताने में। काफी चीजों पे काम हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये बता नो सकता डाउट अबाउट इट। अच्छा सुनिए जी, एक चीज और कि जब इस तरह की चीजें आती है तो उसके लिए स्किल्ड लोगों का आपने जिक्र किया, जिस तरह 5G के हवाले से आपने बात की, तो क्योंकि एविएशन एक बहुत बड़ी दुनिया है। मैं बड़ा शौक रखता हूँ उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में देखता हूँ, और इस वजह से मैं खुद तो नहीं और कभी किसी जमाने में मुझे बड़ा शौक था, बल्कि अभी भी मुझे पायलट बनने का शौक आज भी ये मौजूद है। तो इतनी बड़ी लॉट मौजूद है आया इंडिया के पास, क्योंकि आप लोगों की यूनिवर्सिटीज की बड़ी तारीफें होती हैं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज आपकी, बाकी टेक्निकल जो एजुकेशन है शायद उस पर भी ज्यादा काम हो रहा है। तो पॉसिबल है कि आप लोग जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए लोग चाहिए वो आप लोगों के पास हो, या फिर पहले बाहर से मंगवा कर और फिर अपने लोगों को ग्रूम करके फिर आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए फखर भाई, एविएशन इंडस्ट्री आज के दिन में भी यहाँ बड़ी है। अगर आप देखिए, ध्रुव की बात करें, चेतक की बात करें, पवन हंस की बात करें, दुनिया भर के जहाज तो हम ऑलरेडी यहाँ बना रहे हैं। एलसीए हम यहाँ बना रहे हैं। बट फर्क क्या थी, यहाँ यूनिवर्सिटियों में एविएशन इंजीनियरिंग या क्या का कोर्स है। यहाँ हमारे पास प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट के फ्लाइंग स्कूल्स भी, जहाँ पायलट बन सकते हैं। बाय द वे, पायलट तो कोई भी बन सकता है, आप चाहे तो इस उम्र में भी बन सकते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल है, कोई बिल्कुल। लिमिट नहीं। मैं दर्शकों, एग्जैक्टली। कोई कभी भी पायलट बन सकता है, एज लॉन्ग एज योर आई विजन इज ओके। बस एक बड़ा, बहुत जरूरी है, बुनियादी चीज वही है। कोई भी बन सकता है। तो अभी क्या है, यहाँ हमारे पास वो दिक्कत, अब दिक्कत कहाँ, दिक्कत मैन पावर की नहीं, दिक्कत टैलेंट की नहीं है। दिक्कत थी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की। ओके। आज उसकी पहली जो कहते हैं ईंट लग गई, फाउंडेशन स्टोन उसकी डल गई। क्योंकि देखिए आज ये हो गया, आप और मैं यहीं बैठेंगे 6 महीने में ऐसी 3 बातें और कर रहे होंगे, ये भी आ रहे, वो भी आ रहे, वो भी आ रहे। देखिए एक ऐसा ही वेंचर हुआ था ब्रह्मोस, जो कंप्लीटली, मतलब प्राइवेट तो नहीं है, मतलब कंप्लीटली वो तो है नहीं, पर 2 कंपनियां आपस में आई और आज मोस्ट सक्सेसफुल क्रूज मिसाइल वर्ल्ड का बन गया, जिसकी काट किसी के पास नहीं है। अब ब्रह्मोस 2 की भी बातें हो रही है। देखिए वैसे ही जो हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, और जो अगर हम $100 बिलियन का एक्सपोर्ट की बात करें 20-30 ईयर्स डाउन द लाइन, तो उसके लिए तो अब से काम करना पड़ेगा ना। और बिल्कुल। जियो पॉलिटिक्स में आपको सुपर पावर बनना, फखर भाई डायरेक्ट बोलता हूँ, तो आपको हथियारों पे आपकी पकड़ कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर हथियारों की पकड़ अमेरिका के पास है, तो आप सुपर पावर नहीं बन सकते। 4-5 चीजों में एक हथियार का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भी एक क्राइटेरिया होता है। मतलब 4 अच्छा, चीजें हमारे नेक्स्ट पास है, 10 5 इयर्स में कहाँ देख रहे हैं आप हिंदुस्तान को? नेक्स्ट 10 ईयर में अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो सर। क्या हम ये बता सकते हैं कि मतलब फिर अमेरिका उस टक्कर का ये मतलब नहीं है कि वो जाके कोई लड़ने वाली बात नहीं कर रहा, उसकी इकोनॉमी या फिर जिस तरीके से प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन है, या फिर बाकी चीजें हैं, या जिस तरह रशिया है, उस लेवल पे होगा हिंदुस्तान?
देखिए बिल्कुल, अगर आप इसका इसका क्लू देखें तो इसका क्लू आपको नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलता है। उन्होंने उसमें बोला कि रशिया का वर्चस्व स्टैचर घट रहा है और एक कंट्री है एशिया में जो उसकी जगह ले रही है। देखिए चाइना तो है नहीं, तो बचा कौन? चाइना हो नहीं सकता, है नहीं, तो बचा कौन? बचा इंडिया। तो इंडिया इज अ सुपर पावर इन मेकिंग, ये दुनिया अब जानती पहचानती। 10 सालों में यू विल बी सीन देयर। अभी आप मेकिंग में 10 सालों में आप वहां लगभग लगभग देखे जाओगे। और ये काम जल्दी हो सकता है अगर चाइना चाइना टूटता। अगर चाइना टूटता तो ये काम और भी जल्दी हो जाएगा, फिर 101% जल्दी हो जाएगा, 8-10 साल में हो जाएगा। पर अगर चाइना सही सलामत रहता तो 10 सालों में आपको वहां देखा जाएगा। अगर चाइना टूटता तो 10 सालों में वहां पहुंच जाओगे। फखर भाई, बहुत सी चीजों पे एक साथ काम हो रहा है। मैं लोगों को कई बार समझाता हूँ तो मतलब घंटों निकल जाते हैं। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं कहीं भी बिल्कुल जाता ठीक हूँ है। तो कोई ना कोई 2-4 लोग मिलके बातचीत करने लगते हैं। कहाँ 2-4 घंटे निकल जाते हैं। अच्छा, कोई भी बिठाता नहीं, भाई बैठो, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ। तो कई बार मैं अपने काम से जाता हूँ तो मेरा अपना काम रह जाता है, तो बातें करते। अच्छा मैं मिसाइल और उनको जादू की बातें चल जाती हैं। और मैं उनको थोड़ा डाटा वाटा के साथ समझाता हूँ, सोच जबरदस्त, वगैरह के जबरदस्त। साथ। अब अच्छा क्या मैं भाई, ये मेरा परसेप्शन नहीं है, ये मेरी प्रोफेसी नहीं है, दिस नॉट माई प्रोडिक्शन, दिस इज बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, दिस लॉजिक, दिस लॉजिक। और मैंने, आपने देखा ही होगा वो 2020 में मैंने बोला था चाइना की इकोनॉमी का ये होगा। अब हम 22 में बैठे हैं तो वही चीजें बिल्कुल एक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन सच बेशक, होती नजर आ रही है। बेशक। तो मतलब ये आपका, ये जो हमारा जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आपको यही बता सकता हूँ आज, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, कई चीजों पे एक साथ काम हो रहा है। ये नहीं कि पहले ये करेंगे इसके बाद ये खत्म करेंगे, फिर ये शुरू करेंगे इसके बाद ये, सीडी वाला अप्रोच नहीं है, ये एस वाला अप्रोच है। कि जैसे वो ओके। ब्रिज बनता है ना, वो पिलर भी बन रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन के ब्लॉक भी बन रहे हैं, फिर बस बिल्कुल, आके उनके जोड़ना है। वो जो गार्डर्स से होते हैं वो भी बन रहे हाँ, होते फिर हैं, उनको कंस्ट्रक्शन जोड़ना है, उसकी चल रही होती है, फिर और उनको जोड़ना, जैसे ही हाँ, पिलर कंप्लीट होते हैं उसके ऊपर रखा जाता है और फिलिंग की खटाखट जाती है। जोड़ और सकते कर दिया। बिल्कुल, 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 ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, एक इससे रिलेटेड तो ख़ैर टॉपिक से नहीं है, लेकिन अभी जब मेरी और आपकी बात हो रही थी, तो आप एक इंसिडेंट की बात कर रही थी, गुजरात में कोई ब्रिज गिरा है। तो जी, उस हवाले से थोड़ा-सा एक तो ये कि जिन-जिन फैमिलीज़ के प्यारे उसमें ज़िंदगी उनकी गई हैं, तो उनके लिए अफ़सोस और दुआ है। और थोड़ा-सा अगर उसके हवाले से कोई अपडेट और है, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा हाँ। इंसिडेंट है, तो इसलिए। देखिए फखर भाई, ये समाचार अभी कुछ 1-2 घंटे पहले आया। करीब मैंने लास्ट देखा था कि 36 लोगों की डेथ हो गई है, एंड होपफुली द डेथ टोल माइट गो अप, क्योंकि एक रोपवे था, वो कोलैप्स कर गया। क्यों कर गया, कैसे कर गया, पता नहीं है। यूजुअली करते नहीं है, पर क्यों कर गया, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। वी हैव लॉस्ट बिल्कुल। आवर 34 ऑफ आवर कंट्रीमैन, एंड मैं तो ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। उनकी परिवारों को पूरी पूरी संवेदना और माय बिल्कुल। हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। और अभी उम्मीद है कि शायद ये डेथ टोल बढ़ेगा, क्योंकि करीब 101 लोग मिसिंग हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये कहाँ जाता, कहाँ नहीं जाता है। मतलब अभी तो बिल्कुल, रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस में ही लगे हैं। तो अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, उस पे कोई हम। बिल्कुल। हाँ, ये तो ख़ैर वो बात की बातें हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, और हम अक्सर बात बाकी चीज़ों पे तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे इम्पोर्टेंट इंसानी ज़िंदगियाँ हैं। क्योंकि जी, यही इंसान होते हैं जो सारा कुछ बताते बनाते हैं, वो मुल्क हो, वो घर हो, वो ऑफिस हो, या कोई और चीज़ हो, किसी सेक्टर की भी हम बात करते हैं, तो इन्हीं का शेयर होता है, इन्हीं का हाथ होता है, और इन्हीं की वजह से वो चीज़ आगे की तरफ बढ़ती बिल्कुल। है। सुमित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप ट्रैवल करके आ रहे थे और फिर भी आपने शो जॉइन किया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू फखर भाई, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।